नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हर तरफ से बेहिसाब दर्द और दहशत की खबरें आ रही हैं। न कोरोना का आतंक कम हो रहा है और न इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी हो रही है। इस परिस्थिति में जरूरी है कि हौसला बना रहे। आज हम आपको कुछ ऐसी ही रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका हौसला भी बढ़ेगा और ये यकीन भी मजबूत होगा कि कोरोना से जंग में जीत हमारी ही होगी और बहुत जल्द होगी। तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीदों भरा ये सफर। जीत जाएंगे हम। वक्त मुसीबतों से भरा है। मुश्किल भरे इस वक्त में कुछ लोग ऐसे हैं जो न केवल लोगों की मुश्किलें कम कर रहे हैं बल्कि मदद के जरिए कोरोना से जंग जीतने का भरोसा भी दिला रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको कोरोना काल के ऐसे ही देवदूतों से। हाँ, थोड़ा मुश्किल है वक्त, थोड़ी मायूसी सी है हर तरफ। बीमारी से है बचना, बीमारी से लड़ना, खुद की हिफाजत भी और अपनों की जिंदगी के लिए थोड़ी जद्दोजहद भी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी हम आपके लिए कुछ तस्वीरें, कुछ कहानियां, कुछ किरदार लेकर आए हैं जो शायद आपको थोड़ी हिम्मत देगी, थोड़ी मुस्कुराहट देगी और शायद हालात को देखने का एक नजरिया भी। वाराणसी का राजकीय जिला महिला चिकित्सालय अस्पताल में वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले हर शख्स की निगाह इस बच्ची पर जरूर जाती है कि आखिर हाथ में मोबाइल और कॉपी किताबों से भरा बस्ता लिए ये बच्ची यहाँ क्यों है और क्या कर रही है। बच्ची का नाम है सिद्धि, कक्षा 3 में पढ़ती है और यहाँ इसलिए है क्योंकि उसकी माँ इस वक्त देश के खातिर अपना फर्ज निभा रही है। किरण गुप्ता अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं, वैक्सीन की ड्यूटी पर हैं। घर में बच्ची को संभालना है और वाराणसी की जनता को वैक्सीन भी लगानी है, इसलिए किरण गुप्ता ने परिवार और देश दोनों को चुना। किरण दिन भर अस्पताल में ड्यूटी करती हैं और सीधी अस्पताल से ही स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मुश्किल का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जो टाइमिंग भी सूट नहीं करता है ड्यूटी के हिसाब से, लेकिन इसीलिए उसको अपने साथ लेके आते हैं। ये अर्थी है अमरोह के मंगल वर्मा की और कंधा दे रहे हैं अनवर अली और कुछ उनके साथी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंगल वर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए न रिश्तेदार आगे आए न मोहल्ले वाले, और उस वक्त इंसानियत का फर्ज निभाया अनवर अली और उनके दोस्तों ने और पूरे रीति रिवाज के साथ मंगल वर्मा को इस दुनिया से विदा किया। ऊपर वाला ना करे, मगर फिर भी किसी को जरूरत पड़ी तो हरियाणा में ये बसें अब जिंदगी बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। एम्बुलेंस की कमी थी, लोग परेशान थे, इसलिए हरियाणा रोडवेज ने मदद का एक मजबूत हाथ आगे बढ़ा दिया और हर जिले में 5 मिनी बसों को अस्थायी एम्बुलेंस में बदलने का काम शुरू हो गया। बसों में वो सब कुछ होगा जो जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। 4 बेड हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, पीपीई किट हैं, दवाएं हैं और मास्क भी। हरियाणा में कुल 110 बसों को एम्बुलेंस में बदलने का काम लगभग पूरा हो चुका है।
जो चालक रहेंगे, ड्राइवर्स रहेंगे, वो हमारे डिपार्टमेंट के ही रहेंगे, बट वो जो डॉक्टर की डायरेक्शंस होंगी, जहाँ जहाँ इनको पेशेंट लेके जाने या जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो ड्राइवर्स उनके डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और वहाँ होंगे। कैमरे पर बिलखते, फूट फूट कर रोते ये शख्स हैं डॉक्टर अनिर्बान बिस्वास। ये कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि डॉक्टर साहब हर रोज सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश देकर लोगों को जागरूक करते हैं, जरूरतमंदों को मुफ्त में इलाज बताते हैं। लेकिन इस बार लोगों की परेशानी उनसे सुनी नहीं गई। सोशल मीडिया पर जनता को सलाह देते देते वो खुद रो पड़े। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने खुद को संभाला, लेकिन आंसू फिर भी नहीं थमे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है और लोग डॉक्टर अनिर्बान की भावनाओं और उनकी मदद को सलाम कर रहे हैं। बारह अप्रैल यानी वर्ल्ड नर्स डे। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली एमसीडी के मेयर जयप्रकाश कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने आगे आए। उन्होंने इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर इन योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। हर नर्स को गुलाब का फूल और अंगवस्त्र दिए और इस देश सेवा के लिए उनका शुक्रिया कहा। किस लिए आज अस्पताल का करते? देखिए, आज विश्व नर्स दिवस है, तो आज के दिन ये जो नर्स कोरोना काल के अंदर अपनी जान को हथेली पर रख करके इस संकट काल में लोगों की जान बचाने में काम कर रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो, चाहे हमारे कोविड केयर सेंटर हो या हमारे अन्य अस्पताल हो। बिगर नर्स के अस्पताल अधूरा है। अगर नर्स ना हो तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर भी अगर कुछ लिख के देते तो 24 घंटे अगर कोई ध्यान रखता है मरीजों का तो वो हमारी नर्स होती है। तो आज इनका दिवस है तो इनको स्वागत करना तो बनता ही है। प्रयागराज की गलियों में हर रोज ऐसे ही एक ई रिक्शा आता है। कुछ नौजवान हाथों में थैलियां लेकर उतरते हैं और शहर के आवारा जानवरों को खाना खिलाते हैं। ये पहल शुरू की है शहर के इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने, जिन्होंने नौजवानों की एक टीम बनाई जो हर रोज लॉकडाउन की मार झेल रहे जानवरों का पेट भरती है। इस बेमिसाल कोशिश के बाद अब तमाम लोग इस नेक काम से जुड़ने लगे हैं। कूड़े के पास भी चीजें खा लेते थे, पर अब जब कुछ नहीं हो रहा है तो वो हिंसक हो रहे हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। थोड़ा सा खाना डालने पे वो आपस में ही मतलब लड़ाई हो जाती है उनकी। तो आप लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। दतिया में खुदा से दुआ मांगने अब ये नन्हे हाथ इबारत को उठे हैं। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने पिछले कई दिनों से रोजा रखा है, यानी इस भीषण गर्मी में भी बिना खाए पिए पूरा दिन गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इनकी दुआ कबूल हो। और सिर्फ दतिया ही नहीं, पूरे देश को कोरोना से आजादी मिले। रोजा रखते इसी मारे वो इन पूरे यहाँ पे दतिया में कोरोना खत्म हो जाए और पूरे भारत में कोरोना खत्म हो जाए। लॉकडाउन के दौरान मुफ्त भोजन तमाम सरकारें दे रही हैं, लेकिन बेंगलुरु प्रशासन की बात कुछ अलग ही है। यहाँ चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता हर रोज इंदिरा कैंटीन का दौरा करते हैं, वहाँ बने भोजन की जांच करते हैं और भोजन जनता को तब तक नहीं परोसा जाता जब तक कमिश्नर साहब खुद स्वाद नहीं चख लेते। Now we will be giving free food, 1 lakh meals. That means 1 lakh breakfast, 1 lakh lunch and 1 lakh for dinner. This is basically to take care of people who cannot buy food. मदद के ऐसे ही हाथ बढ़ेंगे, समाज को ऐसे ही नायक मिलेंगे, तो जल्द ही तस्वीर भी बदलेगी और हालात भी। कोरोना से जंग में देश भर के अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे मुश्किल भरा काम है। आइए दिखाते हैं कोरोना से जंग में सबसे मुश्किल काम होता कैसे है और कौन हैं वो लोग जो हर एक अस्पताल तक प्राण वायु पहुंचा रहे हैं।
कोरोना काल की ये तस्वीरें महज ड्यूटी निभाने भर की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं उस जंग की जिसे वायरस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उन सुपर हीरोज की जो कोरोना मरीजों की एक एक सांस की खातिर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको मोदी नगर के उसी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में लेकर आया है, जहां रोजाना हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस फिल्टर हाउस में, जहां हवा से धूल को अलग किया जाता है। मैं नीरज कुमार मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बड़े ऑक्सीजन प्लांट के अंदर, और आपको बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन बनाया जाता है, लिक्विड के तौर पर उसे तब्दील किया जाता है, हवा से कैसे पहले ऑक्सीजन लिया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। ये बताइए कि ये क्या है फिल्टर हाउस? इसको फिल्टर हाउस बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एम्बिएंट एयर, जो हमारा एयर यहाँ पे एम्बिएंट में अवेलेबल है, उसको हम फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को इससे सेपरेट करते हैं, और उसको फिर हम आगे कंप्रेशन करते हुए, कंप्रेशन में जो हमारा प्रोसेस है, इसको एयर को कंप्रेस करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को फिर फर्दर नेक्स्ट लेवल पे सेपरेट्स करेंगे, और फिर हमारा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन करते हुए ऑक्सीजन को हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर आर्गन समेत दूसरी गैसें होती हैं। लिहाजा इस फिल्टर हाउस का पहला काम हवा से धूल के कणों को निकालना होता है, जिसके बाद ये हवा एयर कंप्रेसर में पहुंचती है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और बाकी गैस होते हैं, जो कितना होता है और कैसे ये फिल्टर हाउस उसको अलग करता है? एम्बिएंट एयर में हमारा 78% नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, और बैलेंस गैसेज में आर्गन होती है या डिफरेंट गैसेज भी होती हैं। तो हम उसमें से हमारा ऑक्सीजन को अलग करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करते हैं, और ये आर्गन को हम तीनों प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ से बनाते हैं। अलग करने का काम फिल्टर हाउस करता है? फिल्टर हाउस सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को अलग करता है। जो एम्बिएंट एयर में हमारी डस्ट है, जो इंडिविजुअल डस्ट है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल साइज की, उसको अलग करता है। अब आपको दिखाते हैं प्लांट का वो हिस्सा जहां हवा को कंप्रेस किया जाता है। फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुंचता है, जहां हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये कंप्रेसर है, बहुत विशाल मशीन है, क्योंकि हजारों टन, 150 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ बनाया जाता है। और जो फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुँचती है, यहाँ हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का काम किया जाता है। अंशुल हमारे साथ हैं, जो हमें बता रहे थे कि फिल्टर हाउस से कैसे हवा अंदर प्रवेश करती है। कंप्रेसर में क्या होता है अंशुल? कंप्रेसर में एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, हायर प्रेशर पे एयर को लेके जाया जाता है। जो हमारी प्रोसेस से रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस में जब ऑक्सीजन डिस्टिलेशन आपको करना है, तो एयर को आपको सबसे पहले कंप्रेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। फिल्टर हाउस और एयर कंप्रेसर के बाद बारी आती है कोल्ड बॉक्स की, जहां हवा को ठंडा किया जाता है। एयर कंप्रेसर के बाद ये कोल्ड बॉक्स है। कोल्ड बॉक्स है, कैसे काम करता है अंशुल ये? कोल्ड बॉक्स वहाँ से पहले बताएं। सबसे पहले हम लोग हमारा जो कंप्रेस एयर आएगा वो इस पीपी यूनिट्स में आएगा, और पीपी यूनिट में हम लोग इसका दूसरी इम्प्योरिटीज को इम्प्योर अलग करेंगे, और उसके बाद हमारा ये एयर सीधा टरबाइन होते हुए हमारे कोल्ड बॉक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ऑक्सीजन बनाने की इस चेन में कोल्ड बॉक्स क्या अहमियत रखता है, इसको भी समझना जरूरी है। कंप्रेस होने के बाद हवा यहाँ पहुँचती है। इसी बॉक्स में ऑक्सीजन बनाई जाती है। -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन बनने के बाद उसे विशालकाय स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है। इन टैंकों में न सिर्फ ऑक्सीजन जमा होती है, बल्कि यहीं से इन्हें क्रायोजेनिक सिलेंडर में भेजा जाता है। प्लांट का जो मेन हिस्सा आपको दिखेगा, सबसे बड़ा हिस्सा दिखेगा, वो ऑक्सीजन टैंक का दिखेगा, जहां लिक्विड जमा होता है, स्टोर होता है, और इसके बाद ट्रकों में भर के, आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक टैंक है ये, इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ से कैसे लिक्विड ऑक्सीजन आप लोग ट्रकों में देते हैं? क्रायोजेनिक पंप की हेल्प से उसको पंप करके गाड़ियों में भरा जाता है, और फिर आगे जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको भेजा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए किसी आम सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि इस 12 टन के क्रायोजेनिक टैंक को भरने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। कैसे पूरी प्रक्रिया होती है ये बताइए? अभी के माहौल में, जब चुनौतीपूर्ण माहौल में हमें बड़े आरामदायक, बड़े उससे हम कर रहे हैं, परंतु दिन रात बिना रुके, बिना थके, बिना सोए हमारे सारे वर्कर्स और ड्राइवर्स
इस टैंक से क्रायोजेनिक टैंक से ट्रांसफर करके ये व्हीकल में ट्रांसफर कर ट्रांसपोर्ट टैंक में ट्रांसफर करके हम इसको ले जाते हैं और हमारे कम से कम 3 स्टेट हम इसमें कवर करते हैं, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप क्यों पानी डाल रहे हैं अभी इस पे? ये खुलेगा नहीं ना, जाम हो जाता है जी, हाँ, इसलिए पानी डालना पड़ता है। इस दौरान हमारे जहन में ये सवाल भी आया कि जब देश में इतने भारी पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है तो आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों और कैसे हुई? ज्यादातर पहले कोविड से पहले ऑक्सीजन का निर्माण इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता था जी। मेडिकल यूज के लिए इसका रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है वो अभी बढ़ी है। अक्सर ये रेशियो 30-70 का रहा है। 30% ऑक्सीजन यूज की जाती है मेडिकल में और 70% इंडस्ट्रियल में। तो इससे ये होता था, ये प्लांट अक्सर वहीं बनाए जाते थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज पास में होती थी। आज की तारीख में भी ऑक्सीजन की मात्रा की कमी नहीं है भारतवर्ष में। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर इनके पास कैसे डिमांड आती है और ये कैसे उस डिमांड को पूरा करते हैं। डिमांड आती है अस्पताल से, राज्यों से, तो कैसे आप लोग आगे कार्रवाई करते हैं, काम कैसे करते हैं? सर हमारी मार्केटिंग इसको लगातार अपने माध्यम से हमारे लिए उत्पन्न करती है कि हम लोगों को किस तरीके से वो चीज प्रोवाइड करानी है। अस्पताल और राज्य आपसे डिमांड करते हैं जी। लॉजिस्टिक के पास प्रोग्राम जैसे ही आता है और वो हमको ये बताया जाता है कि प्रायोरिटी पर ये वाली गाड़ी भरनी है, उस गाड़ी को लगवा के तुरंत उसको भरवा के 15 से 20 मिनट में उसके डिस्पैच डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट बनवा कर गेट से उसका कांटा करवा कर फटाफट निकाला जाता है। क्रायोजेनिक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के बाद अगली जिम्मेदारी होती है उन ट्रक ड्राइवर की जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन को देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचाना होता है। असल जिंदगी के सुपर हीरो की तरह ये लोग दिन रात कोरोना पीड़ितों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हैं। धर्मेश जी, कैसे चल रहा है अभी पूरा जीवन? सर अभी बहुत परेशानी हो रही है सर, न तो आराम मिलता है न कुछ। अभी क्या लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, आराम हमारे लिए नहीं रख रहा है इस टाइम। कोरोना काल में एक अभूतपूर्व मिशन को अंजाम देने में जुटे ड्राइवरों के सामने बेहिसाब चुनौतियां हैं। बावजूद इसके वो पूरी शिद्दत के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हुए हैं। और अब बात कोरोना काल की संजीवनी की, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। आइए दिखाते हैं आपको डीआरडीओ की ओर से तैयार वो दवा जो कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है, बल्कि जल्द ठीक होने में उनकी मदद भी करती है। कोरोना काल की गेम चेंजर दवा, वायरस को मात देने वाली संजीवनी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, आने वाला है कोरोना का ब्रह्मास्त्र। कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों के बीच आई ये खबर आपको न सिर्फ चौंका सकती है, बल्कि ये खबर एक बार फिर आपको भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल की मुरीद बना देगी। और ऐसा महज इसलिए क्योंकि देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने जिस 2DG नाम की दवा को तैयार किया है, वो महज 1 या 2 दिन के भीतर दिल्ली में मौजूद डीआरडीओ के अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जाएगी। दरअसल डीआरडीओ की इस दवा को पिछले दिनों ही डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। इस दवा के बारे में दावा किया जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की सेहत में तेजी से सुधार आएगा, साथ ही कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता भी कम हो जाएगी। फिलहाल फाइनल ट्रायल के बचे हुए स्टॉक को डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा और जल्द ही देश के दूसरे अस्पतालों में भी इस दवा को इस्तेमाल में लाया जाएगा। दरअसल डीआरडीओ की जिस दवा पर चर्चा हम कर रहे हैं, उस पर इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की यह दवा न सिर्फ तीनों क्लिनिकल ट्रायल पर खरी साबित हुई है, बल्कि इस दवा के ट्रायल के दौरान आए परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। आज न्यूज़ 18 इंडिया इस दवा से जुड़ी पूरी कहानी आपको दिखाने जा रहा है। साथ ही हम आपको उन सवालों के जवाब भी देंगे
जो इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में कौतूहल बनकर उमड़ रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिर इस दवा के ट्रायल में कब क्या हुआ। पहला चरण अप्रैल 2020 में इस दवा पर परीक्षण शुरू किए गए। मई से अक्टूबर 2020 तक दूसरे चरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण में पाया गया कि दवा सुरक्षित है और कोरोना पर कारगर है। दूसरे ट्रायल के पहले हिस्से में 6 अस्पतालों में परीक्षण किया गया। दूसरे ट्रायल के दूसरे हिस्से में देश के 11 अस्पतालों में परीक्षण किया गया। इस दौरान 110 मरीजों पर ट्रायल किया गया। DCGI ने नवंबर 2020 में तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दी। तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच हुआ। इस दौरान 9 राज्यों के 27 अस्पतालों में 220 मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया। मॉलिक्यूल अभी तक एज ए ड्रग अप्रूव नहीं था, कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी एज ए ड्रग ये मॉलिक्यूल अप्रूव नहीं है। ये भारत में पहली बार ये मॉलिक्यूल एज ए ड्रग अप्रूव हुआ है और इसकी जो कोविड मरीजों में जो इसकी क्षमता है वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है और उपचार की जो क्षमता है कोविड मरीजों में वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है और मरीज इससे बेहतर तरीके से ठीक हो रहे हैं। DRDO के वैज्ञानिकों के सामने जो रिजल्ट आए वो उम्मीदों की नई किरण से कम नहीं था। DRDO के वैज्ञानिकों को पता चला कि 2DG दवा के इस्तेमाल के बाद से ही मरीजों में सुधार आया है। तीसरे दिन से ही इस दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया और मरीजों के ऑक्सीजन की निर्भरता को 42% कम कर दिया। यही नहीं, इस दवा के इस्तेमाल से 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में भी अच्छा खासा असर दिखाई दिया। अब जबकि महज कुछ ही दिन के भीतर ये दवा मरीजों के लिए आने वाली है, तो जरूरी है कि कुछ सवालों के जवाब तलाश लिए जाएं। इन सवालों के जवाब के लिए हमने सीधे रुख किया उन वैज्ञानिकों की ओर जिन्होंने 2DG नाम की दवा को विकसित किया है। में हमें ये पता चला कि इस दवा से जो है वायरस का जो है ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है सेल्स के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इजाज़त मांगी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दी जाए। तो हमें मई 2020 से फेज़ 2 ट्रायल्स का हमें परमिशन मिला और वहाँ से हमने अक्टूबर 2020 तक फेज़ 2 ट्रायल्स कंप्लीट किए, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। और इस दवा को स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पे स्टैंडर्ड केयर के तुलना में ये दवा ज़्यादा ऐड कर रही थी बेनिफिट को। दवा चालू है, जो दवा दी जा रही है, जो भी दवा हॉस्पिटल को ठीक लगती है आज के परिवेश में, वो सब दवाओं को स्टैंडर्ड केयर में माना जाता है। हमने जो ट्रायल किए हैं वो मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि कुछ बीच का लेकर के और सीवियर तक हमने कोशिश किया। सारे पेशेंट्स हमारे इसी में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ट्रायल हुआ है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उनमें से किसी का कोई हानि नहीं हुई और कोई बहुत सेफ है ये दवा पहले तो। और जो उनका रिकवरी रेट था वो भी बढ़ा है फेज़ 2 ट्रायल में भी। और फेज़ 3 में हमने ये देखा है कि तीसरे दिन पे जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है पेशेंट्स की, वो स्टैंडर्ड केयर के तुलना में थोड़ी और बेहतर हो रही है। तो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहाँ पे वो सेल्स के अंदर ये दवा ज़्यादा मात्रा में जाती है और वहाँ जाकर के